Good morning to all of you. गुड मॉर्निंग मैम। कहाँ तक आए थे याद कीजिए। किसे देख रहे थे? मैम पेज नंबर 55 विज्ञान पर हम ऐसा लेख अपनी पत्रिका में। पेज नंबर 57 मैम 55 सॉरी 55। ओके ओके ओके। यह हुआ था ना 57 की राजक्रांति भाषा और समाज पुस्तकें मेरी अर्ता को संतोष देती मानो वे स्वयं मेरी लिखी हुई हो। यानी ये हुआ है। और ये भी हुआ है कि मुंबई की दुनिया लखनऊ से न्यारी थी। याद नहीं आ रहा आपको? मैम पेज नंबर 55। ओके ओके। हाँ, इसका ये विज्ञान पर हम यही पैराग्राफ चालू होने वाला था। संस्कृत ओके। चलिए ना, ये बहुत लंबा है। बहुत ही लंबा होने के नाते हम उसे कंटिन्यूअसली लेना चाहते हैं। चलिए, विज्ञान पर हम ऐसे लेख अपनी पत्रिका में देंगे जो साधारण शिक्षित पाठकों को भी रुचिकर हो। अब ऐसा विज्ञान है कि विज्ञान माने क्या? विज्ञान का अर्थ क्या होता है रे? विज्ञान यानी क्या? नॉलेज। अच्छा, विज्ञान यानी नॉलेज। सामने आओ, पूछो जरा आप। मैम विज्ञान मतलब साइंस होता है ना। तो साइंस का मतलब ज्ञान होता है केवल, और फिर साहित्य कला इसका मतलब ज्ञान नहीं होता। चलो, होमवर्क के लिए ये प्रश्न आपको। और यदि नहीं आता है तो कल की तासिका में आप खुद होके पूछ लेना कि मैम विज्ञान इस शब्द का अर्थ हमें समझ में नहीं आ रहा। ओके, ठीक है। पूजा, पूजा। जी मैम। हाँ, क्या हुआ? कहा मोबाइल में खोए खो जाते हो क्या, कि कुछ कर रहे हो, खा रहे हो, कुछ भूख लगी है? नहीं मैम, सब खा पी के बैठे हैं। अच्छा, खाकर भी और पीकर भी। कौन से पीने की बात कर मतलब रही हो? चाय पी और खाना खाया ऐसा। वेरी गुड, वेरी गुड। विज्ञान पर हम ऐसे लेख अपनी पत्रिका में देंगे जो साधारण शिक्षित पाठकों को भी रुचिकर हो। अब ऐसे लेख के बारे में बात करना चाहते हैं जो विज्ञान के संदर्भ में हो। और विज्ञान से तात्पर्य होता है विशिष्ट ज्ञान, है ना? ऐसा विशिष्ट ज्ञान जो उन लेखों में, उन पत्रिकाओं में प्राप्त कर सके, और ऐसा ज्ञान कि जो एक विशिष्ट रूप में विशिष्ट पद्धति को लेकर प्रवृत्त किया जाए। और ऐसे विशिष्ट ज्ञान को जो साधारण शिक्षित व्यक्ति हैं, उसमें वो रुचिकर हो। मतलब कई बार ऐसा होता है बेटा कि बहुत अच्छा विषय होता है ना, बहुत सुंदर विषय होता है, लेकिन उस विषय को हम पढ़ते समय बोर हो जाते हैं। हो सकता है कि आपको जो विषय प्रस्तुत कर रहा है वो व्यक्ति बोर हो, या उस वो विषय बोर हो। तो दो चीजें हो सकती है, एक तो जो आपको विषय की प्रस्तुति कर रहा है वो, और दूसरा जो आपको विषय अच्छा न लगता हो। मतलब जरूरी नहीं है कि विषय ही बहुत अच्छा हो, आप में उसकी इच्छा शक्ति भी प्राप्त करना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है, कि उसमें आपकी रुचि कितनी होती है, आपकी अभिरुचि कितनी होती है, आपका इंटरेस्ट कितना होता है। सामायिक वैज्ञानिक विषयों पर भी, जैसे सर रमन द्वारा आविष्कृत किरणों पर, सर सुलेमान ने जो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की आलोचना की, उस पर हम आलोचनात्मक और रचनात्मक लेख छापेंगे। दर्शन, इतिहास, राजनीति आदि विषयों पर भी लेख रहेंगे। नई पुस्तकें और लेखों के सार भाग भी संक्षिप्त रूप में होंगे।
हिंदी की प्रगति की नाप-जोख भी होगी। इतना काम इस दिशा में इस कोटि का हुआ, किधर ज़्यादा काम करना है आदि। देखिए काम करने का भी एक तरीका होना चाहिए कि काम किस जगह पर, किस दिशा में जा रहा है। यदि हम लोग कोई काम करना चाहता है या कोई काम हो रहा है, तो उस काम को भी तो एक अच्छी गतिविधि मिलनी चाहिए। यदि हम किसी दूसरे कामों में बिज़ी हो जाते हैं और पहले जो काम अपने हाथों में लिया उसे यदि अधूरा छोड़ देते हैं तो अपना काम पूरा नहीं हो पाएगा, कभी भी नहीं हो पाएगा। पहली चीज़ तो ये है कि जो हमने अपने हाथों में काम लिया है, उसे बखूबी से काम पूरा करना आना चाहिए। तो जैसे ही जैसे ही हम बात करते हैं समसामयिक वैज्ञानिक विषयों की तो सर रमन मतलब जो रमन महर्षि थे उनकी बात। तो उन्होंने जितने आविष्कार किए तो उन आविष्कारों को हम लोग देखते हैं। सर सुलेमान ने जो आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है मतलब जो रिलेटिविटी को लेकर जो थ्योरी को प्रस्तुत किया आइंस्टाइन ने उसे भी हम लोग देखेंगे। मतलब जरूरी नहीं है कि हम केवल साहित्य की बात करें, जरूरी नहीं कि हम केवल अपनी कलाओं की बात करें, बल्कि ऐसी रचनात्मक, आलोचनात्मक एक नए विषयों के नए आयामों को लेकर प्रस्तुति दे ताकि सब लोग अपनी दिशाओं में प्रस्तुत करने में कामयाब हो पाए और हिंदी की एक नई प्रगति की नाप-जोख भी हो पाए। और इतना काम इस दिशा में इस कोटि का हुआ कि इधर ज़्यादा काम करना है। और देखिए ना कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने बँटवारा कर लिया कि किस जगह पर कितना काम कौन-सा व्यक्ति करेगा। साहित्यिकों के पत्र, कविताएँ, पुराने साहित्यकारों के संस्मरण, वर्णनात्मक निबंध आदि पत्रिका की विशेषताएँ उन्होंने रखी। अब देखिएगा कि जैसे हम लोग बात कर रहे हैं साहित्यिक पत्र, पत्रिकाओं के बारे में, कविताओं के बारे में, पुराने साहित्यकारों के संस्मरणों के बारे में, वर्णनात्मक निबंध के बारे में, तो ये सारा कार्य जो है, ये 3 लोगों में 3 या 4 लोगों में बँटा हुआ है। क्या हम आप लोगों से नाम जानना चाहेंगे कि वो 3 और 4 लोग कौन-कौन हैं कि जिनके बीच में ये काम करना चाहते हैं? देखिए, किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता। भले आइडिया उस व्यक्ति की हो, लेकिन कार्य को उस काम को अंजाम देने के लिए एक कलेक्टिविटी की आवश्यकता होती है, सामूहिकता की आवश्यकता होती है, एक ग्रुप की आवश्यकता होती है ना? और वो ग्रुप भी ऐसा हो कि जो अपनी आइडिया को प्रदर्शित कर पाएँ, अपनी विशेषताओं को वहाँ पर दे पाएँ, तो ऐसा उस ग्रुप में कौन-कौन से व्यक्ति थे, बताइएगा? सूर्यकांत निराला जी, ओके, वेरी गुड। और अमृतनान अमृतलाल नागर, बहुत बढ़िया। और रामविलास शर्मा, वेरी गुड, वेरी गुड। देखिए, ये 3-4 लोग, लेकिन इन 4 लोगों के कारण हमारे हिंदी साहित्य को एक नई दिशा मिल गई। जब हिंदी के प्रगति पथ की बात आती है दोस्तों, तो निराला अपने अनोखेपन से, निरालेपन से ख्याति प्राप्त थे ही। लेकिन जो निराला जी ने और रामविलास शर्मा जी ने जो कार्य किया, उस कार्य से अमृतलाल नागर जी ने भी बहुत कुछ सीख ली। वो भले ही फ़िल्म राइटर के रूप में पहले प्रसिद्ध थे, लेकिन जैसे-जैसे उनको ऐसा एहसास हुआ कि हम उपन्यासों के माध्यम से भी हम साहित्य को एक नई दिशा प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्होंने साहित्यिक पत्र-पत्रिकाओं में लिखना शुरू कर दिया, कविताओं में लिखना शुरू कर दिया और साथ में जितने हमारे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ साहित्यकार थे, उन लोगों के संस्मरणों को, उनके वर्णनात्मक निबंधों को उनके पत्रिकाओं में उन्होंने छपवाने का प्रयास किया। अब देखिए, यहाँ तक हम लोग आए हैं। क्लियर हो गया हो बेटा? आपकी आज्ञा हो तो हम लोग आगे बढ़े? यस मैम, ओके। जी मैम, एक अंक में 100, 125 पृष्ठ होंगे। मतलब जो पत्रिका छपेगी उसमें 100 और 125 पृष्ठ होंगे। मूल्य 1 रुपया लगभग। एक अंक निकालने में करीब 400 रुपया खर्च। यदि 400 ग्राहक हो तो काम चल सकता है। अब देखिए बेटा कि जो भी काम करते हैं और जिस भी ढंग का काम करते हैं तो उस ढंग के लिए पैसे लगते ही है। मतलब एक काम भी ऐसा नहीं है कि जिस काम के लिए पैसे नहीं लगते। और खास तौर पर यदि हम
उस समय में नहीं था, इस प्रकार का ऑनलाइन सिस्टम शायद ही नहीं था। इस हाँ, और एक बात आपसे शेयर करनी थी कि हमारे इस ग्रुप में, ये जो हमारा कथेतर गद्य का जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप में हमें लगता है कि लगभग 25 लड़कियों से ऊपर का ये ग्रुप है ना? लगभग यदि हम लोग उसकी जांच पड़ताल करते हैं कथेतर गद्य की, तो कथेतर गद्य में भी बहुत सारी बच्चियां हैं। जितनी काउंटिंग कर दिया जाए, हाँ 47 लड़कियां, 47, हमें 20-25 हमने गलती से बताया, लेकिन 47 लड़कियों में से केवल यदि हम दोनों को माइनस कर लेते हैं, सर रणखांबे सर जी को और हमें, तो कितनी बच्चियां होती है? 45। और 45 बच्चियों में अटेंडेंस है 9 लड़कियों का। क्या प्रॉब्लम है, ये हमें समझ में नहीं आता है। इतना कम अटेंडेंस है, मतलब एक तो पढ़ाने वालों में कुछ कम है या पढ़ने वाले में कुछ कम है। अब हम तो अपना खुद का इंट्रोस्पेक्शन कर चुके हैं, हमें नहीं लगता है कि हमारे पढ़ाने में कोई कमी रह गई हो या हमारे प्यार में कोई कमी रह गई हो, जिस प्यार को पाने के लिए आप लोग आते नहीं हो। आई डोंट नो। अब तक तो हमारी कथेतर गद्य की कम से कम जो अटेंडेंस है वो हमेशा पूजा डाल देती है अटेंडेंस के साथ साथ। तो मुझे आप लोगों में कहने में भी बड़ी दिक्कत आती है बेटा कि ऐसा क्या है कि 45 लड़कियों में से 10-15 लड़कियां जुड़ती और बाकी की जुड़ नहीं पाती है। जो भी प्रॉब्लम होगा, जैसा भी प्रॉब्लम होगा, प्लीज शेयर करते जाइए, क्योंकि अपलोडिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। जो अपलोड भैया करते हैं तो वो अपलोडिंग नहीं कर पा रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो हमारी समझ में नहीं आता है ना? तो आप लोगों से नम्र गुजारिश है कि आप कृपया लेक्चर्स के साथ जुड़िए। जितने बच्चे लेक्चर्स में आते हैं फायदा उन्हीं का है। हो सकता है कि एक ही दिन में फटाफट वो सब अपलोड करके डाल दे, और हो सकता है कि वो अपलोड करके ना डाले। नुकसान दोनों में आप ही लोगों का है। मिले तो फायदा है, ना मिले तो आपका नुकसान है। इसलिए जूम मीट पर आप सब लोग जुड़ते जाइएगा। जहां पर भी आपको लगता है कि यहाँ पर मैडम आप रुकिए, ये वाक्य हमारी समझ में नहीं आया, उस पर हम लोग जरूर चर्चा करते हैं। ऐसा नहीं हुआ। स्क्रीन शेयर होती है, आपको महंगी बुक है। हमारे परिवार के जो मुखिया है, परिवार की जो सूत्रधार है, विभागाध्यक्ष, उन्होंने बताया कि मैडम बहुत खर्चा होता है, बच्चों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। स्टार्टिंग में ही उन्होंने हमें ये सूचना दी थी, तो आपने क्या, हमने भी उस बुक को खरीदा नहीं है। बुक लाइब्रेरी की है, उसे हमने स्कैन करके आप लोगों तक पहुंचाई है। शब्द एक एक वर्ड बाय वर्ड हम उसे लेते हैं। इसका मतलब तय है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये लेक्चर मिल रहे हैं। भले ही आपको मोबाइल में 500 का या जो भी बैलेंस डलवाना होगा, तो बेटा आने जाने में तो आप खर्च करते ही रहते हो, और आने जाने का खर्च गया, आपका समय बच गया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आपके कपड़ों का भी झंझट बच गया, है ना? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जितने माह से आप लोग कितने महीनों से घर पर है, तो घर के कपड़े पहनकर भी तो आप लेक्चर को अटेंड कर रहे हो। ऐसा तो नहीं है कि बड़े महंगे कपड़े पहने हैं, जैसे कॉलेज में पहन के आते हो। पेट्रोल लगता है गाड़ी के लिए, तो पेट्रोल का खर्च बच गया, कपड़ों का खर्च बच गया, आने जाने का समय बच गया। तो इसका मतलब तय है कि आपको घर पर बैठकर बहुत अच्छे से अध्ययन की प्रणाली को आत्मसात करना है। और यदि इस प्रकार का हमारा रिकॉर्ड रहा कि 11-15 बच्चे जुड़ती है 45 में से, तो कहीं ना कहीं अनुशासन को आप लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, यह क्लियर हो रहा है। तो कृपया आप लोग अनुशासन में रहिए। आप आपके फ्रेंड्स को, जितनी सहेलियां हैं उन सहेलियों को बता दीजिए कि आपका अटेंडेंस महत्वपूर्ण है। यदि आप लोग नहीं जुड़ रहे हो शुरू से, कोई बात नहीं, लेकिन अब के बाद के लेक्चर्स का अटेंडेंस महाविद्यालय में कलेक्ट कर दिया जाएगा। अटेंडेंस के मार्क्स मिलते हैं, ध्यान में रखिए। बार बार आपको सचेत करवा रहे हैं, अंदर की बात है, अंदर ही रहने दीजिए। अदरवाइज आप लोगों के मार्क्स भी कम होंगे अटेंडेंस के, ध्यान में रखिएगा। डरा नहीं रहे हैं, लेकिन ये आपका एक प्यार है जो हमें सच्चाई के साथ चलाने के लिए मजबूर कर देता है।
क्वांटिटी से प्यार बिल्कुल नहीं है बेटा। जितने बच्चे जुड़ते हैं वह बच्चे केवल अपने मन से जुड़े, अपने चित्त से जुड़े। अदरवाइज होता है कि बच्चे जुड़ते हैं, मोबाइल को किसी कोने में रखवा देते हैं और हम लोग अपने निजी कामों में लग जाते हैं। मैडम बक-बक करती रहती 45 मिनट तक, पूजा, पूजा, पूजा का नाम लेती रहती है, लेकिन पूजा अपने काम में बिज़ी रहती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? जितने सतर्क के बच्चे रहते हैं, उतने जैसे पूजा एक्टिव लड़की है, मतलब अकेली लड़की एक्टिव है बिल्कुल नहीं कहना चाहते, आप सब लोग एक्टिव हो बेटा। लेकिन जैसे हम लोग तुरंत जी मैम कहते हैं या तुरंत आप लोगों का जवाब आता है, इससे पता चल जाता है कि आप वहाँ पर हो। ऐसा यदि देखने में आया, आपकी आवाज़ नहीं आती है, तो हमें यकीन हो जाता है कि बच्चे ने अटेंडेंस के लिए मोबाइल को रख दिया और वहाँ से आप गायब हो गए। तो बेटा प्लीज़ ऐसा मत काम कीजिए, क्योंकि ये आपका लेक्चर है, आपके लिए बनाया गया है और आप इसके हकदार हो। यदि इस पर कुछ कमी होती है, तो इसके लिए आप ज़िम्मेदार होंगे, हम लोग ज़िम्मेदारी नहीं ले पाएँगे। ठीक है? तो आप आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उस फ्रेंड सर्कल में डिस्कस करो कि आपका अटेंडेंस कम हो रहा है, आप क्यों नहीं जुड़ती हो, आपको जुड़ना चाहिए, बहुत अच्छे से लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं। तो ये आपको उन लोगों तक मैसेज देना है बेटा। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं जानता हूँ केवल ग्राहक बनाकर इस पत्रिका को निकालना दुष्कर है। मतलब देखिए ना कि बात चल रही थी पैसों की, कि कोई भी कार्य करते समय हम लोगों को पैसे बचाने आने चाहिए और पैसा लगता है। जो भी काम करता है उस काम के लिए किसी न किसी व्यक्ति को पैसा लगता है। अब यदि हम कोई एक्टिविटी को कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी में पैसे लगेंगे, ज़रूर लगेंगे। लेकिन अब ऑनलाइन सिस्टम इतना सुंदर है कि आप लोगों को भी बुक लेने की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं, हमें भी नहीं और आपको भी नहीं। बस हमने स्कैन करवाया और वो स्कैन आप लोगों तक शेयर करवा दिया। आपके पास वो सब जानकारी मिल गई बिना कुछ खर्च किए, है ना? तो ये होता है, ये ऑनलाइन का सिस्टम बहुत ही अच्छा है, ट्रांसपेरेंट है। मतलब यहाँ पर कोई भी हम कहें कि झूठबाजी नहीं चल पाएगी। जो है, जैसा है वैसा सबके सामने यथार्थता से प्रस्तुत करना है। लेकिन जब हम हार्ड कॉपी की बात करते हैं, पत्रिकाओं की बात करते हैं, तो 400 ग्राहक यदि मिलते हैं, तो शायद ही ₹400 का खर्च उनका एक अंक पर जो होता है, वह निकल पाएगा। और ऐसे समय में हिंदी प्रेमी के साथ-साथ हमें धनी सज्जनों की भी ज़रूरत होगी। अब केवल हिंदी प्रेमी या कला प्रेमी होने से बात थोड़ी चलेगी। हमारे साथ में तो पैसे देने वाले धनी लोग भी चाहिए, क्योंकि हर काम करने के लिए पैसे भी लगते हैं। अब क्या आपको क्या लगता है कि जब हम किसी पत्रिकाओं को छपवाएँगे तो छपाई का खर्च भी करना पड़ेगा, कागज़ भी हम लोगों को लाने पड़ेंगे, तो ये यहाँ का जो प्रबंध होता है, वो कैसे होगा? तो मैं चाहता हूँ कोई सज्जन कम से कम 2 अंकों के लिए कागज और छपाई का प्रबंध कर दे, तो काम निकल जाएगा। तुम्हारे मित्र से द्वारकादास डागा हिंदी प्रेमी है, उनके सामने मसौदा रखना। क्या वह किसी प्रकार की सहायता कर सकेंगे? तुम समझ गए होंगे, जैसे लोगों को पत्रिका निकालने की धुन होती है, वह मुझे नहीं है। मैंने कई महीनों तक इस पर सोचा है। उत्तर शीघ्र देना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। रामविलास। देखिए, क्या कहा उन्होंने कि तुम्हारा रामविलास, ये मतलब ये लेटर लिखवा दिया। एक लव लेटर। चूँकि वो उन्हें समझाना चाहते हैं, उनसे वो परामर्श लेना चाहते हैं कि हमें तो तैयार करना है उस पत्रिका को, लेकिन पत्रिका निकालना केवल ये मेरा प्रयोजन नहीं है। हम तो ऐसे तमाम ऐसी पत्रिकाओं को निकाल सकते हैं, लेकिन वो धुन मेरे सिर पर सवार नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कई महीनों से भी सोच रहा हूँ, क्योंकि केवल पत्रिकाओं को निकाला जा सकता है, लेकिन हमारे पास उसके लिए पैसे भी होने आवश्यक हो जाते हैं। यदि पैसे नहीं है, कागज के लिए पैसे नहीं, छपाई के लिए पैसे नहीं, सामग्री तो भले कलेक्ट हो जाए, पुराने साहित्यकारों की जो सामग्री है वो हम कलेक्ट करवा लें, लेकिन हम कैसे उन पत्रिकाओं में छपवाएंगे यदि हमारे पास पैसे नहीं है? तो प्लीज आपके पास जो द्वारकादास डागा है, जो हिंदी प्रेमी है, उसके साथ आप ये मसौदा रखना, क्योंकि वह धनी भी है और हिंदी प्रेमी भी है। तो शायद वो हमें कोई सहायता दे पाए। और यह प्रस्ताव उन्होंने उसके सामने रखा, अमृतलाल नागर जी के सामने, और अंत कर दिया कि तुम्हारा रामविलास, उत्तर तुम्हारे शीघ्र की उत्तर की आवश्यकता है।
स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मतलब चलते चलते उन्होंने कौन सी बातें कही कि उत्तर शीघ्र देना, जो प्रश्न किया है तो उन प्रश्नों के साथ और तुम्हारे स्वास्थ्य के संदर्भ में आपको पूरा ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर हुआ बेटा आपको? जी यस मैम। मैम। आगे बढ़े, आपकी आज्ञा है। यस मैम। थैंक यू वेरी मच। ऐसी स्कीमें रामविलास की कल्पना को सदा से बांधती रही। मुझे याद है मैंने रामविलास की सलाह पर अपने धनाधीश मित्र से डागा से इस संबंध में बात चलाई। पहले तो वे राजी हुए, कहा कि डॉक्टर शर्मा को यहाँ बुला लीजिए, बात हो जाए। परंतु दूसरे ही दिन उन्होंने मुझसे कहा, पंडित जी हमारी राह है कि अभी साल 6 महीने और ठहर जाए। लोगों की सलाह है कि पहले फिल्म कंपनी जम जाए, फिर ऐसे कामों में हाथ डालना उचित होगा। यहाँ पर और एक बात हम सब लोगों के सामने आ रही है कि जो धनाधीश होते हैं, मतलब जो बहुत देखिए इस कैटेगरी होती है, एक मध्यम वर्ग होता है, एक बहुत ऊंचा होता है, लेकिन उच्च होने के बाद, उच्च से तात्पर्य क्या कि बहुत जिनके पास बहुत ढेर सारा धन है, लेकिन धन तो होता है लेकिन मन नहीं होता। तो ऐसे व्यक्ति हैं, पहले तो उन्होंने उनकी बात तो में हाँ कहलवा दी, लेकिन बाद में उन्होंने क्या कहा कि उनको बुला लो। मतलब पंडित जी को उन्होंने कहा, अमृतलाल नागर जी को उन्होंने कहा कि चलो उनको आप बुला लो, किन्हें? रामविलास शर्मा को। और तुरंत उन्होंने क्या कहलवा दिया कि अभी रुक जाओ, साल 6 महीने अभी हमें ठहरना चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले हमारी फिल्म कंपनी जम जाए और उसके बाद में हम अपने हाथों में एक हाथ डालना, अपने कामों में हाथ डालना उचित समझेंगे। मुझे ऐसा लगा कि रामविलास के आगे मेरी नाक नीचे हुई जाती है। यह भी सोचता था कि पत्रिका निकलने पर बंबई के अपने जीवन को मैं सफलतापूर्वक निभा ले जाऊंगा। दरअसल कोरा फिल्मी जीवन मुझे काटता था। मैंने उलट फेल कर बहुविधि डागाजी को अपनी बात मानने के लिए राजी करना चाहा, पर किसी दुश्मन ने भांजी मार दी। मुझे तो याद नहीं कि मैंने रामविलास को इस पत्र का उत्तर कब दिया, पर इतना कह सकता हूं कि अपनी असफलता पर दुखी अवश्य हुआ था। दोस्तों, जैसे व्यक्ति पर एक विश्वास होता है ना, और वो विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अब कैसा विश्वास? ये तो अंधविश्वास वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर हम लोग पूरा भरोसा करते हैं ना, वो व्यक्ति कुछ ऐसा होता है कि मतलब आपको यकीन नहीं होगा कि जब हम उस व्यक्ति पर फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं, तो ये तय होता है कि बस वो पर्सन पूरा काम करेगा और हम निश्चिंत हो जाते, चाहे कोई भी हो सकता है कि आपके मम्मी पापा आप पर उतना विश्वास करें जितना हम आप लोगों पर करते कि चलो ये काम इस बच्ची को सौंप दिया, बस डेफिनेटली वो बच्ची करेगी। और ये हमारा विश्वास यकीन में कब होगा? जब आप बहुत अच्छे से काम करोगे। अदरवाइज ऐसा भी होता है कि कई बच्चों पर विश्वास डाला जाता है और वो बच्चे काम नहीं कर पाते। हो सकता है कि उनकी कोई मजबूरी हो। ऐसी मजबूरी हमारे अमृतलाल नागर जी की भी हुई, क्योंकि उनके पास तो उन्होंने पूरा प्रयास किया डागा जी को अपने बीच में लेने का, लेकिन कोई जो दुश्मन था, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं रे, हर दुनिया में होते हैं। फिल्मी दुनिया में कहो, साहित्यिक दुनिया में कहो, आम दुनिया में कहो, परिवार में कहो, जहां जाओ वहां पर ये जो दुश्मन शब्द होता है ना, ये आ जाता है। क्योंकि जहां पर अच्छाई होती है वहां पर बुराइयों भी होती है, और होनी भी चाहिए। तब तक अच्छाई का पर्दाफाश नहीं होगा ना कि ये व्यक्ति कैसा है। जब तक बुरे लोग नहीं रहेंगे साथ में, कि इन्होंने ये किया, इनका ऐसा, इनका वैसा, लेकिन उसे सत्य को प्रतिपादित करने के लिए जो समय दिया जाता है, और जब सत्य सबके सामने आता है, तो वो जो दुश्मन है उसी की नाक कट जाती है। तो ऐसा ही हुआ उनके साथ। जो दुश्मन था उन्होंने अपनी बाजी मार दी, और बेचारे जो रामविलास, जो बेचारे हमारे अमृतलाल नागर जी थे, अमृतलाल नागर जी पर जो विश्वास हमारे रामविलास का था, तो कहीं मैं उनके विश्वास को तोड़ न दूं, इस पर वो अपनी असफलता पर दुखी भी हुए। हिंदी के संबंध में यह लगन रामविलास के मन में मैंने सदा से जागती ज्योति से देखी है। मतलब हिंदी के लिए जो प्यार होता है, जो अपनापन होता है, या आप कहे कि एक जीती जागती मशाल के तौर पर इन लोगों ने कार्य किया।
देखिए दोस्तों कि ये समय वो था कि जब हमें स्वतंत्रता नहीं मिली थी और हम लोग अपनी भाषा में बात तक नहीं कर सकते थे। मतलब यदि हम लोग एक युग धारावाहिक चलती थी, आप बहुत ही छोटे हो, मतलब आपके समय में नहीं, हमारे समय में थी जब हम आपके एज के थे। तो उस युग में पूरा चित्रण बताया था कि भारत देश का विभाजन हुआ तो उस देश में अपने जो लोग थे क्रांतिकारी, तो वो क्रांतिकारी जो लोग थे वो अपना एक दूसरे को जानते नहीं थे, क्योंकि उनको तो अंदर ही अंदर रखवाना पड़ता था। तो जैसे वो लोग मिलते थे तो उन्होंने गुलाब, कमल, इस प्रकार के अपने अपने नाम अपने अपने दल के रखवा दिए। गुलाब का नाम लेते ही फिर समझ में आता कि ओके ये इस क्रांतिकारी के लोग हैं। कमल का नाम लेते वो तो उस क्रांतिकारी के ये लोग हैं। तो इस प्रकार का जो कार्य उस समय में हुआ करता था, तो ऐसा वो समय था और जिसमें हमारी भाषा भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य कर रही थी। तो हिंदी के संबंध में यह लगन रामविलास के मन में सदा से जागती ज्योति से देखिए, यह स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी था। किसी भी भाषा के प्रति विलास के मन में अनादर या अवज्ञा की भावना कभी एक क्षण के लिए भी नहीं आए। भाषा भाषा होती है दोस्तों। भाषा क्या है? तो भाषा दो दिलों को जोड़ती है। भाषा वह संवाहिका है जो दिलों की धड़कन को पहचानती है। भाषा न होती तो हमारी स्थिति मानवेतर प्राणियों की तरह होती। और उसी भाषा को, चाहे वह दुनिया भर की कोई भी भाषा हो, उसका आदर करना, उसे प्राप्त करना नितांत आवश्यक हो जाता है। तो विलास ने, रामविलास जी के मन में कभी भी किसी भी भाषा के प्रति कोई अनादर या अवज्ञा उनकी न हो पाए। विलास के प्रगतिशील विद्वान मित्रों ने कभी कभी उन्हें संकीर्णतावादी प्रचंड हिंदू भी माना। एक सज्जन ने एक बार रामविलास के संबंध में बातें चलने पर बड़े घुमाव फिराव के साथ मुझसे कहा, भाई तुम्हारे दोस्त के आलिम होने में तो दो राय हो ही नहीं सकती, मगर वे तसुब जरूर रखते हैं। मतलब वो किसी न किसी बीच में बातों में ये सारी जानकारी निश्चित तौर पर रखते हैं। मैं विलास को तसुबी नहीं मानता, मतलब वो निष्पक्षवादी थे, वो पक्षपाती नहीं थे। तो मैं विलास को पक्षपाती नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उर्दू के प्रति उनके मन में दुर्भावना तनिक भी नहीं थी। यहाँ उनका जो एक दोस्त है, तो उनके दोस्त ने क्या कहलवा दिया कि तुम्हारे दोस्त के आलिम होने में तो दो राय हो ही नहीं सकती, मगर वे तसुब जरूर रखते हैं। मतलब क्या? वो अभी हमने आपको कहा कि वह क्या करते हैं, निष्पक्ष भावनाओं को आत्मसात नहीं करते, वह पक्षपात करते हैं। तो ये जो पक्षपाती वाली भावना है यह तो इनके दिल में आती ही नहीं। क्यों? और जब वो कहता है आलिम कि नहीं ये दो राय उनकी हो नहीं सकती, लेकिन जब वो पक्षपात करते हैं तो उनके मन में उर्दू के प्रति दुर्भावना जरूर है। हाँ, यह अवश्य कहा जा सकता है कि उर्दू के हिमायती आंदोलनकारियों की हिंदी के प्रति हिकारत भरी नजर से चिढ़ते अवश्य रहे। और रामविलास जब चिढ़ते तो चिढ़ाने वाले की नाक पिच्ची किए बिना उसे छोड़ते नहीं। अब देखिएगा कि जैसे हम लोग देख चुके हैं कि यदि उन्हें किसी ने कुछ कहा तो तुरंत ही उसका जवाब दे देना, हाजिर जवाबी को प्राप्त करना उनकी एक आदत थी। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई हमें चिढ़ा रहा है, मतलब दुश्मन हमारे द्वार पर आकर ललकार रहा है और हम घर में बैठे छिपे हुए हैं उल्लू की भांति, ऐसा नहीं चलेगा। यदि हम पर कोई आक्रमण करता है तो हमें भी अपने आक्रमणकारिता को आत्मसात करना चाहिए। पहले उसे प्यार से समझा दो, प्यार से नहीं मानता है तो उसे शब्दों से समझा दो, और फिर शब्दों से भी नहीं मानता है तो फिर अपना हथियार है अपने हाथों में, जो अपने हथियार को इस्तेमाल करना चाहते उस हथियार के साथ हम उनको नाक पिच्ची कराने में, मतलब हम उनको चिढ़ाने के लिए अवश्य उनका अंजाम देने के लिए कार्य का प्रतीत हो जाएंगे। तो हिंदी के प्रति उर्दू के हिमायतियों, काले साहब और दूसरी भाषाओं के स्नाब स्कॉलरों की बगैर पढ़ी समझी अन्यायपूर्ण आलोचनाओं से वे तड़प उठते हैं। देखिए किसी पर भी अन्याय, अब अन्याय सहने वाला, तो ये जो अन्यायपूर्ण आलोचनाएं हुआ करती थी दूसरी भाषाओं के स्नाब स्कॉलर जो थे, बगैर पढ़ा समझा जाता था और उस पर जो अन्यायपूर्ण आलोचना करते, मतलब देखिएगा कि कई लोग ऐसे होते हैं दोस्तों कि कई लोग दूसरों की आलोचना करने में माहिर होते हैं कि ये ऐसा वो ऐसा, उसने ये किया उसने वैसा किया, इसके लाइफ में ऐसा घटित हो रहा है उसके लाइफ में ऐसा घटित हो रहा है, इसने इस प्रकार का बुक लिखा उसने उस प्रकार का
का बुक लिखा, जबकि उन्होंने उस बुक के फ्रंट कवर को भी देखा नहीं होता, और बिना पढ़े ही बिना समझे ही उस पर हम लोग कटु अन्यायपूर्ण आलोचना कर देते हैं। और जब ऐसा होता है हिंदी के प्रति उर्दू के जो हिमायती लोग थे, मतलब हिंदी में जितने भी साहित्यकार हुए, तो उन साहित्यकारों के लिए ये जो उर्दू के हिमायती लोग थे, तो उन लोगों ने क्या किया, बिना पढ़े लिखे ही बिना समझे ही उन कृतियों पर अन्यायपूर्ण आलोचना उठाई। और जब ऐसा होता है तो सही में तो गुस्सा आएगा कि हमारी रचना को आपने पढ़ा नहीं, और बिना पढ़े ही आप लोग कैसे अन्यायपूर्ण आलोचना कर सकते हो कि आपके बुक में लिखा हो लिखा। बस ये सुना सुनी वाली बातें होती है कि इसने ये बताया और उसने उसे सुना, और उसे अनसुनी बातों को उन्होंने अन्यायपूर्ण आलोचना करवा दी। तो होता है, ये केवल किताबों में नहीं है बेटा, तो ये आम जीवन में भी सत्य यथार्थपूर्ण घटना है। ऐसा कई बार कई दफे देखा जाता है कि उस आदमी को या उस व्यक्ति को जानबूझकर फंसाया जाता है, जबकि उसका ऑलरेडी बहुत अच्छा स्कॉलर है, बहुत अच्छा एक्टिव पर्सन है, लेकिन उस पर पढ़ा नहीं जाता, उस पर समझा नहीं जाता, और कई प्रकार की कटु आलोचनाएं उस व्यक्ति के बारे में कही जाती, सुनाई जाती है। शेर के जवाब में यदि वे सवा शेर फेंकते तो शायद इतने बदनाम कभी न होते, लेकिन शेर पर ढैया, पसेरी, दस सेरा, बटखरा, खींच मारना रामविलास का स्वभाव। अब देखिए ना, यदि इस प्रकार का उत्तरदायित्व वो उर्दू के लोग कर रहे हैं, तो क्या हिंदी के लोग चुपचाप चुप्पी साधे बैठेंगे? नहीं। तो उन्होंने क्या किया, शेर का जवाब सवा शेर दे दिया, तो शायद बात कम होती, बदनाम कम होते। लेकिन शेर पर ढैया मतलब शेर के ऊपर का ढैया, और फिर पसेरी, दसेरा, बटखरा, और ये जो है ना, तो ये मतलब हमारे पुराने युग के यह सारी गिनती हुआ करती थी, तो उस गिनती के साथ उन्होंने खींच मारी। और रामविलास का स्वभाव भी रहा। बैसवारे के लोग बड़े अक्कड़ और जबरदस्त लठमार होते हैं। विलास है तो आखिर ठेठ बैसवारे के हैं, मतलब जिस एरिया में जिस परिवेश में हम लोग रहते हैं, तो उस एरिया का उस परिवेश का प्रभाव हम सभी लोगों के मन माइंड पर आता ही है, चाहते हुए भी न चाहते हुए भी। ऐसा क्यों होता है आखिरकार? तो इसका रीजन भी वही है बेटा, यदि हम अपने आप को दुरुस्त नहीं रख पाते तो हम औरों को भी दुरुस्त नहीं रख पाएंगे। ये भावना होती है कई दिलों की। तो ऐसा ही हुआ कि जब उर्दू के लोग हिंदी के प्रति अपना स्कॉलर न दिखाते हुए, न पढ़ते हुए, न समझते हुए जब कटु अन्यायपूर्ण आलोचना करते हैं, तो तड़प तो होगी। और इस प्रकार का जबरदस्त लठमार का, अकड़ू का जो उनका व्यवहार था, वो एक्चुअल में देखा जाए तो बैसवारे के जो लोग थे उनकी प्रवृत्ति ही ऐसी थी, जिस कारण हमारे विलास रामविलास जी की प्रवृत्ति ऐसी बन गई थी। यहां तक समझ में आया आपको? यस मैम। जी मैम। वेरी यस गुड। मैम। आपकी आज्ञा है बेटा। यस मैम। ओके। सन 38-39 के दिनों में ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी विरोधी नीति से मोर्चा लेने के लिए राय बहादुर पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी ने लखनऊ से आकाशवाणी नामक एक बुलेटिन प्रकाशित करना आरंभ किया। रामविलास उसके लिए नित्य प्रति अपनी ड्यूटी बांधकर रेडियो सुनते, बुलेटिन के लिए मसाला बटोरते थे। इलाहाबाद के मासिक पत्र तरुण में उनका और श्री रघुपति साहब फिराक का दंगल भी हुआ। रामविलास ने फिराक साहब को उठाकर धोए धोए पटका। जिस हिंदी की कमजोरियों के प्रति विलास स्वयं कटु आलोचक रहे, उसके लिए भी वे बाहरी आलोचकों का प्रहार नहीं सह पाते। आप उनकी मातृभाषा की अगर एक कमजोरी दिखाएंगे, तो जब तक वह आपकी मातृभाषा या अपनाई हुई भाषा की 1 दर्जन कमजोरियां न दिखला देंगे, तब उनको चैन नहीं पड़ सकता। यहाँ रामविलास सीधे लठैत हो जाते हैं। इसका मतलब क्या लोगे आप? इस वाक्य का, इतना बड़ा वाक्य है, इस वाक्य से तात्पर्य क्या होगा बताओ? क्या लोगे आप इस वाक्य से? तेरह लोग जुड़े हुए हैं, 12 समझ लीजिए हम एक हैं।
हमें छोड़कर कोई बता पाएगा कि इस वाक्य का अर्थ? जिस हिंदी की कमजोरियों के प्रति, पढ़ो तो उसे, इस वाक्य को पढ़ो। जिस हिंदी की कमजोरियों के प्रति विलास व कटु आलोचना रहे हैं, उसके लिए वे भी भारी आलोचक का प्रकार नहीं सह पाते। जिस हिंदी की कमजोरी मैम, मतलब जो वो विलास जी थे, वो भी शायद हिंदी में कमजोर थे। अच्छा, और कोई अपना दिमाग लगा पाएगा? सभी? नहीं पता मैम। अच्छा ठीक है, हम बताते हैं। देखिए वाक्य को फिर से एक बार पढ़ते हैं। जिस हिंदी की कमजोरियों के प्रति विलास स्वयं कटु आलोचक रहे हैं। मतलब क्या कि आज जैसे हमारी हिंदी समृद्ध भाषा के रूप में हुई है, वैसे हमारी कल की हिंदी नहीं थी, क्योंकि हमारी हिंदी को समृद्ध बनाने में इन्हीं साहित्यकारों का बहुत बड़ा हिस्सा रहा। वह जो हिंदी थी, वह हिंदी बोली के रूप में आत्मसात की जाती थी। जैसे अवधी है, ब्रज है, खड़ी बोली है, मारवाड़ी है, राजस्थानी है, ऐसे प्रांतों के अनुरूप हमारी बोली बोली जाती थी, है ना। और जब प्रांतों के रूप में बोली जाती थी, ऐसी हमारी हिंदी बोली, इसमें कई प्रकार की कमजोरियां थी, और उस हिंदी की कमजोरियों के प्रति रामविलास स्वयं कटु आलोचक थे। उसके लिए वे बाहरी आलोचकों का प्रहार कैसे सह पाते, मतलब खुद वह इंट्रोस्पेक्शन कर रहे थे अपना और अपनी हिंदी का, तो वो बाहरी आलोचकों का उसके बीच में आना, अहिंदी लोगों का उन्हें बिल्कुल नहीं सह पाए। आप उनकी मातृभाषा की अगर एक कमजोरी दिखाएंगे, आप देखिए ना, हिंदी उनकी मातृभाषा रही, तो मातृभाषा के संदर्भ में यदि हमारी कोई कमजोरी दिखाता है, तो उसकी, आपकी जो मातृभाषा या अपनाई हुई आपकी जो भाषा होगी, उसकी एक कमजोरियां हमारी एक दिखाते हो, तो हम आपकी 1 दर्जन कमजोरियां न दिखला दे, तो अब तक उन्हें चैन न पड़ता। कोई भी आदमी जो उनसे मुकाबला करने के लिए आता है, जो डटकर उनका वो मुकाबला कर पाते हैं, एक ने उनकी यदि एक कमजोरी निकाली, तो उस व्यक्ति की वह 1 दर्जन कमजोरियां न दिखला दे, तब तक उनको चैन नहीं पड़ता था। मतलब यह उन्होंने बता दिया कि हमें किसी से भी डरना नहीं है। देखिए, यह जो संस्मरण है, केवल यह साहित्यकारों का संस्मरण नहीं है बेटा, तो यह आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए बहुत बड़ी एक, हम कहे कि एक बहुत बड़ा एक पथ प्रदर्शक है, कि हमें अपने आप जीवन में जितनी समस्याएं आती है, उन समस्याओं को हम कैसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने का सर्वसाधारण तरीका उन्होंने बतला दिया कि यदि आप पर आपकी एक कमजोरी कोई दिखाता है, तो आपको एक नहीं बल्कि उस व्यक्ति की 1 दर्जन कमजोरियां सबके सामने लाना आपका परम कर्तव्य बन जाता है। और यहाँ रामविलास सीधे लठेत हो जाते, मतलब अपने हाथों में लाठियां तक ले सकते हैं। इतना उनकी जो पावर है वह बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने इसके पहले बता दिया कि बैसवार के लोग बड़े अक्कड़ और जबरदस्त लठमार होते हैं, लाठियों को अपने हाथों में उठाते हैं और सीधे लाठी मार करने के लिए लुलुफ हो जाते हैं। यह इस वाक्य से तात्पर्य है। क्लियर हो गया? जी मैम। समझ में आया बेटा मैम। सभी को? यस मैम। यस मैम। उन्हें यह भी परवाह नहीं रहती कि वे न्याय कर रहे हैं अथवा अन्याय। रामविलास अपने विरोधियों को स्वपक्ष में पढ़ने का प्रयत्न कभी न करते।